हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू एनालिसिस शुरू करें इससे पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करता हुआ एक करंट अफेयर्स कोर्स, जो कि एक साल के करंट अफेयर्स को टारगेट करेगा। यहाँ मैराथन सेशंस होंगे, उसके अलावा लाइव डाउट सेशंस और लाइव मॉक टेस्ट भी होंगी। अगर आप इस पूरे कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से हम देखेंगे नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन सब के बारे में देखेंगे। हिंदी लैंग्वेज इसलिए न्यूज़ में थी, एक तो इसके ऊपर आर्टिकल आया है और क्योंकि कल 14 सितंबर था जो कि नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे के फॉर्म में मनाया जाता है, इसीलिए भी हिंदी न्यूज़ में है। तो ये पूरी लैंग्वेज का क्या इशू है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप आर्ट एंड कल्चर वाली सेक्शन में भी रख सकते हो। देन GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से बिहाइंड द ग्रेट इंडियन शटडाउन, तो ये एक एडिटोरियल है द हिंदू का, बहुत कॉम्प्रहेंसिव एडिटोरियल है जिसमें इंटरनेट शटडाउन की बात की गई है। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इसकी बात की गई है। देन नेशनल फार्मर डाटाबेस के बारे में समझेंगे। GS3 में से एनवायरमेंट में से नेट जीरो एमिशन के बारे में समझेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। सो आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है, नो फर्म कमिटमेंट ऑन इंडिया ऑन नेट जीरो। तो इंडिया की तरफ से कोई भी नेट जीरो को लेकर यहाँ पे कमिटमेंट नहीं की गई है। तो देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि यूएस और इंडिया जो है ये ग्रीन एनर्जी को लेकर टाइज बनाने वाली हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए साथ में काम करने वाली हैं। कल हमने इसके 3 पिलर्स भी देखे थे, जिसमें से एक फाइनेंस था, फिर दूसरा था कि जॉइंट कोलैबोरेशन कैसे करना है, कौन सी फील्ड्स में करना है, ये सारी चीज़ें थी। तो उसी में जो यूएस के एनवॉय आए थे, यूएस के जो एम्बेसडर थे यहाँ पे, देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंशियल एनवॉय आए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया अभी भी फर्म नहीं है नेट जीरो के बारे में। तो नेट जीरो एमिशन समझे, उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर कैरी जो कि एनवॉय हैं यूएस के, वो आए थे यहाँ पे। इन्होंने सोचा कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा इनको ग्रीन एनर्जी के लिए, और हम इनको यूएस हमें पुश कर पाएगा, इंडिया को पुश कर पाएगा कि आप नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट से यही समझ आ रहा है कि यूएस चाहता है कि इंडिया नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़े, जिससे कि यूएस को अच्छा ट्रेड मिल जाए इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को ये कह रहे हैं, यूएस के जो एनवॉय हैं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं और हम आपको अर्ज करते हैं कि आप नेट जीरो की तरफ बढ़िए, नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़िए बाय 2050। अब देखो, नेट जीरो एमिशन क्या है ये समझो पहले। नेट जीरो एमिशन, देखो नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर रहे हो, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का आप एमिशन कर रहे हो, उतना ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक हो या सिक्वेस्ट्रेशन हो। ठीक है, यानी कि जितना भी कार्बन आप एमिट कर रहे हो उसको सिंक करने के लिए या तो आपके पास इतना सारा अफॉरेस्टेशन क्या हो, इतना सारा फॉरेस्ट लैंड हो, या फिर इस फॉर्म में किसी भी तरह से सिंक हो कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा एमिट नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, जो भी हो इक्वल हो। ठीक है, ये मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का जितना एमिशन हो रहा है उतना ही सिक्वेस्ट्रेशन भी हो, इसका मतलब है नेट जीरो एमिशन हो रहा है। तो अलग अलग सभी ने अपनी डेडलाइंस रखी है, जैसे कि जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, इसने साउथ कोरिया ने, जापान ने, इन सभी ने कहा है कि हम 2050 तक नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे नेट जीरो एमिशन को। वहीं चाइना ने कहा है कि हम 2060 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया ने अपने सामने कोई भी टारगेट इसके लिए नहीं रखा है। ठीक है, तो नेट जीरो एमिशन आपको समझ आ गया और कौन सी कंट्री क्या कह रही है ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल होगा नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना, नेट जीरो एमिशन का क्या केस है इंडिया में। तो देखो, इंडिया आपको पता है कि मेजर कंज्यूमर है एनर्जी का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है ये। ठीक है, इंडिया, और एनर्जी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है 60% से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है, कोल की मदद से हमारे यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोल एक मेजर एमिटर है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है कोल के थ्रू। तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम 2050-2060 तक नेट जीरो एमिशन लाना चाहते हैं तो हमको ये कोल प्लांट्स को बंद करवाना पड़ेगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। हमारे यहाँ देखो,
अबंडेंट रिसोर्स क्या है, हमारे यहाँ अबंडेंट रिसोर्स कोल है और अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, अभी हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो हमारे लिए इसको बंद करके रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट कर जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है इकोनॉमिकली, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि हम हमेशा पावर्टी में ही रह जाए, हमारी काफ़ी बड़ी जनता जो है वो पावर्टी के अंदर ही रह जाए, बीपीएल सेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके कारण। तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोल वाले प्लांट्स को बंद करके पूरी तरफ से ग्रीन एनर्जी की तरफ आ जाए। हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अब देखो एक चीज़ ये भी है कि जो भी कंट्रीज ये सब कह रही हैं कि हम 2050 2060 तक आ जाएंगे नेट जीरो एमिशन की तरफ, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी साइड का जितना भी कार्बन एमिशन करना था वो कर लिया है, ठीक है। इन्होंने अपना कार्बन एमिशन का पाथ पूरा कर लिया है, जितना इधर से एनर्जी निकालनी थी वो निकल चुकी है इनके यहाँ, ठीक है। अब हम जो है एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने अभी तक अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया ही नहीं है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है बढ़ना, तो अभी से हम कहाँ से नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि माना कि कार्बन एमिशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में इंडिया अभी 3rd नंबर पे है, ठीक है। आफ्टर चाइना एंड यूएस इंडिया अभी 3rd सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा कार्बन एमिशन की बात करें, पर कैपिटा कार्बन एमिशन की बात करें तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। 1/8 कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा यूएस के कंपैरिजन में। तो जितना यूएस पर कैपिटा कार्बन एमिशन करता है उसका 1/8 ही हमारे यहाँ पर कैपिटा एमिशन हो रहा है। चाइना के कंपैरिजन में देखें तो सिर्फ 1/3 पर कैपिटा एमिशन हो रहा है हमारे यहाँ। तो इस तरह को देखें तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हमारा कार्बन एमिशन होना ज़्यादा स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा कार्बन एमिशन हमारा बहुत कम है, यानी कि हमारा पर पर्सन जितना कार्बन एमिशन हो रहा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी भी हमारे पास एक लंबा रोड है जाने के लिए। और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ भी समझाई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि हमारा सभी का कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकें, हम कार्बन एमिशन को रोकें, ठीक है। ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसमें डिफरेंशिएटेड भी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशिएटेड कैसी है कि हर किसी की अलग अलग थ्रेशोल्ड है, ठीक है। हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट में यहाँ पे नेट एमिशन की बात कर रहा है, नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे चाइना 2060 का टारगेट लिया, जापान ने 2050 का ही टारगेट लिया है। तो हर किसी का अलग अलग यहाँ पे टारगेट्स होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा, इंडिया ने अपने लिए INDC सेट किए हैं, इंटरनेशनली इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे, COP21 के टाइम पे हमने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं। और हमने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 30 to 35% तक हम अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम कर सकें। तो इस तरह से हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि 450 गीगावाट्स तक हम 2030 तक आने की कोशिश करेंगे कि 450 गीगावाट एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल सोर्सेज से यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे यूएस जो है वो काफ़ी प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर कि आप यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस में हमको टेम्परेचर राइज को रोकना है, तो आप यहाँ पे जीरो एमिशन की तरफ बढ़िए बाय 2050। तो भाई देखिए भी तो सही कि आप कहाँ किस स्टेज पे हैं और हम कहाँ स्टेज पे हैं, ठीक है। हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं और यूएस डेवलप कर चुका है। यूएस को जितना भी एक्सप्लोर करना था, जितना भी यूटिलाइज करना था और जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना था वो कर चुका है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यूएस इंडिया क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग हुआ, जिसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे यूएस के एनवॉय ने। आई होप आपको ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम गेट्स एन इंडिजिनियस टच। तो जो हमारा नेशनल एंथम है इसको जो मेघालय है, मेघालय की 50th एनिवर्सरी है ऑफ स्टेटहुड, ठीक है। तो इस पे मेघालय के स्पीकर ने एक नया इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि हम जो हमारा नेशनल एंथम है उसको एक इंडिजिनियस टच देने की कोशिश करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन है, मेघालय की जो पॉपुलेशन है वो इसको गाएगी। एक इसका लाइक हम यहाँ पे इसका नेशनल एंथम को हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली पॉपुलेशन से गवाएंगे, तो इसमें जो भी लिरिक्स में और जो भी मीनिंग्स में डिफरेंस आता है वो इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग इट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब नेशनल एंथम के बारे में समझो। तो देखो नेशनल एंथम कौन सा है हमारा, जनगण मन, ठीक है। आई होप आपको ये सब पता होगा। नेशनल एंथम जनगण मन है और नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम, ठीक है। तो जनगण मन नेशनल एंथम की बात करें तो इसका जो पहला स्टैंजा है वो बंगाली हिम भोरतो भाग्यो विधाता, भारत भाग्यो विधाता। इस जो भारत भाग्य विधाता जो आता है ना ये सेंटेंस जनगण मन में, वो बंगाली हिम भारत भोरतो भाग्यो विधाता इसमें से लिया गया है। और ये किसने लिखा था, नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था अपनी बुक आनंद मठ में। तो आनंद मठ से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है इसको, और ये बंगाली हिम से लिया गया है, ठीक है। इसको दिसंबर 27 1911 में नेशनल एंथम की तरह तो नहीं, लेकिन इसको गाया गया था पहली बार कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में। तो
कलकत्ता सेशन में 1911 में इसको सबसे पहली बार गाया गया था और इसका स्लाइटली वेराइड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसने भी 1941 में एक नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था शुभ सुख चैन, ठीक है, शुभ सुख चैन, इसी का एक अलग वर्जन है, ठीक है। तो ये भी पॉपुलर है काफ़ी, तो ये याद रखना सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका भी एक नेशनल एंथम था जो इसी का वेराइड वर्जन था जिसका नाम था शुभ सुख चैन, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 51A जो है ये बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें हर सिटीजन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना चाहिए और हमारे नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अच्छा, ये अडॉप्ट कब किया गया था? तो देखो जनवरी 24 को इसको अडॉप्ट किया गया था इन 1947, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं, देखो नेशनल सॉन्ग की भी बात कर लेते हैं। तो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम है जिसको कि बंगाली पोयम से लिया गया है जो लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1870s में इसको लिखा गया था। 1882 में इसको नॉवल जो है आनंद मठ इसमें इंक्लूड किया गया था। तो ये बेसिकली किस इशू पे बेस्ड थी? आनंद मठ जो है ये सन्यासी रेबेलियन के ऊपर बेस्ड थी। 18th सेंचुरी में एक सन्यासी रेबेलियन हुआ था बंगाल में, उसके ऊपर जो बुक थी आनंद मठ, इसी के ऊपर इसी में लिखी हुई एक पोयम थी, बंगाली पोयम थी वंदे मातरम, जिसको हमने नेशनल सॉन्ग के फॉर्म में अडॉप्ट किया है, ठीक है। पहली बार इसे किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था 1896 में। तो ये याद रखना, लिखा भले ही इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने था लेकिन इसको सबसे पहले गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन 1896। और जो फर्स्ट 2 वर्सेज हैं इस सॉन्ग के उसे नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के फॉर्म में अडॉप्ट किया गया था इन 1937। तो आज़ादी के पहले ही नेशनल सॉन्ग के फॉर्म में इसके 2 पहले स्टैंजास को अडॉप्ट किया गया था। बाद में 1947 में इसको नेशनल सॉन्ग के फॉर्म में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देख लो। नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग के से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ प्रोविजन है कि इसकी अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको किस तरह से पीनलाइज किया जाएगा। तो नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का एक्ट है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर डिस्ट्रॉय करता है, बर्न करता है, डिसफिगर करता है इंडियन नेशनल फ्लैग को तो उसको कम से कम 3 साल का, मैक्सिमम 3 साल का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा। दूसरा है यहाँ पे सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी। तो 124A ऑफ आईपीसी जो सेडिशन को यहाँ पे डिफाइन करता है, उसमें भी एक प्रोविजन इसको लेकर है कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो नेशनल इंसिग्निया की, नेशनल सिंबल्स की आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो उसको सेडिशन में काउंट किया जाएगा। देन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि कोई अगर इंटेंशनली प्रिवेंट करता है किसी पर्सन को नेशनल एंथम गाने से, किसी को फोर्स करता है कि नहीं आप नेशनल एंथम नहीं गा सकते, या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उसको भी 3 साल की सजा हो सकती है। तो ये याद रखना, एक तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है और सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो ये याद रखना, सब कुछ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ये हमारा आज का एडिटोरियल है, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात करता है इंडियाज़ इंटरनेट शटडाउन की। तो इंटरनेट शटडाउन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडिया को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल भी कहा जा रहा है, क्योंकि हम बात करें तो 5 साल में, लास्ट 5 साल में हमको 400 टाइम यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला है इंडिया में, अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। तो ये इसके प्रोविजंस कहाँ से आते हैं, इसका बैकग्राउंड ज़रा देख लेते हैं। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है जिसमें रूल्स हैं, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स ऑफ 2017। तो इन रूल्स के अंतर्गत पावर मिलती है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो किसी भी जगह पे इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट याद रखिएगा 1885 का ये एक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने का प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स जो है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, ये याद रखना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एम्पावर करते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया जा सकता है 2 केसेस में। एक है पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है, और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 2 केसेस में यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। और दोनों कर सकती है सेंटर और स्टेट, दोनों गवर्नमेंट। टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत इसके प्रोविजन है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी। तो देखो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में कहा गया है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है इसको फंडामेंटल राइट बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये आर्टिकल 19 का इंट्रिंसिक पार्ट बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस में ये कहा गया कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह की, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 19, ठीक है। तो इसमें आता है राइट टू एक्सेस इंटरनेट। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, अगर आप
आप किसी भी जगह पे इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वहाँ पे टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, पहली चीज़ लिमिटेड होने चाहिए स्कोप में, लॉफुल होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, और इनका जब भी आप ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। तो अगर गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन करती है तो जुडिशियल रिव्यू पे, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उस पर जुडिशरी ये फैसला सुना सकती है कि ये लॉफुल है इंटरनेट शटडाउन या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे लेजिस्लेटिवली मैंडेट प्री रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर जो है हमारा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है वो क्या कहता है कि कब कब हम इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा, एक तो पब्लिक इमरजेंसी के केस में, और अगर पब्लिक सेफ्टी को, पब्लिक इंटरेस्ट को थ्रेट होता है उस केस में। तो दो केसेस हैं जब हम इंटरनेट शटडाउन कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं लास्ट 5 सालों में इंटरनेट शटडाउन के, और इसीलिए इंटरनेट शटडाउन कैपिटल कहा जा रहा है इंडिया को। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज में एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमी का लॉस। जो ग्लोबल इकोनॉमी में 70% से ज़्यादा लॉस जो है वो इंटरनेट शटडाउन की तरफ से देखा गया है। जो इंटरनेट शटडाउन के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी में लॉस हो रहा है, उसका 70% लॉस जो है ना वो सिर्फ इंडिया के कारण हुआ। तो आप सोचिए, जितना भी ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरनेट शटडाउन के कारण लॉस हो रहा है, उसका 70% जो लॉस है वो सिर्फ इंडिया के इंटरनेट शटडाउन के कारण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सारे केसेस में हमने देखा कि इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। जैसे रिसेंट वाला देखें तो 370 जो अब्रोगेट किया था हमने आर्टिकल 370 को, उसके बाद देखा गया कि इंटरनेट शटडाउन किया गया जम्मू कश्मीर में। फिर अभी रिसेंटली एक सेपरेटिस्ट की डेथ हुई वहाँ पे, तो फिर इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हरियाणा में काफ़ी दिनों से इंटरनेट शटडाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे इंटरनेट शटडाउन देखा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी है कि ऑर्डर्स जब होते हैं, देखो इसके पास प्रोसीजर है, गवर्नमेंट के पास प्रोसीजर है कि हम कैसे यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं, लॉ है, लेकिन ऑर्डर्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पास नहीं करती। मतलब कि अगर आप कहीं देखें कि इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी जगह पे आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इंटरनेट शटडाउन करेंगे हम इस रीजन में। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट, काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि ऑर्डर्स पास नहीं करती। जो ऑफिशियल ऑर्डर होना चाहिए कि हम यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, वो ऑफिशियल ऑर्डर्स यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रही, और अगर पब्लिश कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा डिले के साथ कर रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है। जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के ऊपर, वो भी गिर रहा है, और पब्लिक का एक सेंटिमेंट ऐसा भी बन गया है कि जब भी गवर्नमेंट को डिसेंट को यहाँ पे कर्ब करना होता है, डिसेंट को दबाना होता है, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन लगा देती है। तो ये भी एक पब्लिक सेंटिमेंट बन गया है। तो हमको इसको यहाँ पे कर्ब करने की जरूरत है। देखो, आप इंटरनेट शटडाउन लगाओ, सिक्योरिटी के लगा रहे हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप उसके लिए प्रॉपर ऑर्डर्स तो पब्लिश करो, सो दैट पब्लिक सेंटिमेंट आपके लिए खराब ना हो, पब्लिक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बना रहे, गवर्नमेंट के ऊपर बना रहे, ठीक है। तो ये एक इशू है। दूसरा, कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है, ये कोई यहाँ पे कोई भी एक्ट इसकी सीधी तरह से बात नहीं करता है, ठीक है। फिर 2020 के एक अमेंडमेंट किया गया इस टेलीग्राफ एक्ट में, जो टेलीकॉम रिस्ट्रिक्शन वाले रूल्स हैं उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट किया गया, और इसमें ये कहा गया कि मैक्सिमम 15 डेज के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इंटरनेट एक्सेस पे किसी भी रीजन में। पहला अमेंडमेंट ये था। लेकिन यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्स को लेकर और पब्लिश करने को लेकर यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन है, इसकी कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो यहाँ पे नो ऑब्लिगेशन टू पब्लिश ऑर्डर्स, तो इसकी कोई बात नहीं की गई है इस 2020 के अमेंडमेंट में। आगे बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक लॉस हमने देखा कि लगभग 70% जो ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस होता है वो इंटरनेट शटडाउन के कारण हो रहा है इंडिया के। तो इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो इंडिया के इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो $2.8 बिलियन का हमको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जिसमें 10.3 मिलियन पीपल जिसमें सीधे सीधे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो 10.3 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट शटडाउन इकोनॉमिकली, ठीक है। इसके अलावा सोशली तो बहुत सारे हैं। अब देखो, इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे। क्या हम सोच सकते हैं कि हमको एक दिन भी बिना इंटरनेट के रहना है? हमारी तो सारी चीज़ें ही रुक जाएंगी, ठीक है। हम कुछ भी चीज़ होती है हम डायरेक्टली गूगल खोलते हैं और उस पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है इन्फॉर्मेशन का, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, लाइवलीहुड हो, ठीक है। क्योंकि कई सारे अभी जो लाइवलीहुड हैं, कई सारे जो अभी जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट, वो वर्क फ्रॉम होम चल रही हैं, तो लाइवलीहुड का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है अब इंटरनेट। तो अगर आप ऐसे में इंटरनेट को रोकते हो तो कितना ज़्यादा लॉस कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, लाइवलीहुड का। अब इन्फॉर्मेशन का लॉस होगा यानी डिसइन्फॉर्मेशन को आप फैलाने की कोशिश करो, डिसइन्फॉर्मेशन यहाँ पे पनपेगी, ठीक है। और डिसइन्फॉर्मेशन पनपेगी तो रूमर्स पनपेंगे, और अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस होता तो आप उसको वेरीफाई कर लेते, लेकिन
इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक इशू है। फिर ट्रांसपेरेंसी का इशू है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि डिसेंट को आप कर्व करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक इशू है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर रुक जाती है, लैक हो जाती है, तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी भी रुक जाएगी लोगों की, ठीक है, तो लोग डिजिटली इलिटरेट हो जाएंगे, तो एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम से भी इनको एक्सक्लूजन हो जाएगा इनका, ठीक है। हमने जैसे कि जनधन योजना वगैरह के थ्रू हमने इनको इंक्लूड करने की कोशिश की है ना, लोगों को डिजिटल लिटरेसी फैलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अगर डिजिटल लिटरेसी ही रह जाएगी, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो डिजिटली इलिटरेट रह जाएंगे लोग, और इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम से एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। देन ये लर्निंग को यहाँ पे कर्व करेगा, एक्सेस टू लर्निंग को कर्व करेगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने देखा जो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन है वो ऑनलाइन आ गया है, तो यहाँ पे लर्निंग के आउटकम्स पे आपको असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, क्योंकि कई सारी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट जॉब्स हैं आईटी सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की, कंसल्टिंग सर्विसेज को लेकर, ये जो है अभी वर्क फ्रॉम होम से चल रही हैं, तो यहाँ पे इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखो वे फॉरवर्ड ये है कि सिविल लिबर्टीज के साथ साथ हमको सिक्योरिटी कंसर्न्स को बैलेंस करना बिल्कुल नेचुरल है और हमको करना भी है, लेकिन इसमें हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अगर हमको इंटरनेट एक्सेस को यहाँ पे शट डाउन करना है, इंटरनेट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। तो सिविल लिबर्टीज और सिक्योरिटी कंसर्न दोनों को हमको यहाँ पे साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरा एडिटोरियल था, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव था, इसके पॉइंट्स को जरूर जॉट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में काफी काम आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आज का आपके क्वेश्चन है मेंस के लिए, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। तो फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन के क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसको आपको बताना है इन 150 वर्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन में थोड़े कॉजेज बताना कि कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है इंटरनेट शटडाउन इंडिया में, फिर इम्पैक्ट्स पे आना, और फिर वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करना है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है हमारा हिंदी अ फ्रेंड ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो देखो 14 सितंबर को यहाँ पे हिंदी दिवस मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल हिंदी डे के फॉर्म में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमने हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया था, इसीलिए इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे या हिंदी दिवस के फॉर्म में मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी क्या है, हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट, इन दोनों को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंडिया में ऑन 14 सितंबर 1949, ये याद रखना। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आर्टिकल 343 में इसके बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 343 इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, आर्टिकल 343 में इसके बारे में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। इसके अलावा आर्टिकल 351 भी इसकी बात करता है कि डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या डायरेक्टिव्स देने चाहिए स्टेट को, ये बताया गया है आर्टिकल 351 में। 8 शेड्यूल की एक लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। तो 8 शेड्यूल आप सभी को पता होगा, इसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं और उसमें से एक हिंदी भी है, तो हिंदी इज वन ऑफ द 8 शेड्यूल लैंग्वेज, ओके। अब देखो यहाँ पे हिंदी के बारे में कहा गया है कि हिंदी जो है फ्रेंड ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो जो हमारे देश में काफ़ी सारे बार लिंग्विस्टिक यहाँ पे राइट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक राइट्स की ज़रूरत नहीं है, ये कहा है हमारे मिनिस्टर्स ने, होम मिनिस्टर ने हमारे कहा है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं हिंदी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के बीच में, क्योंकि हिंदी फ्रेंड है सभी लैंग्वेजेस की, हिंदी से ही ओरिजिन हुआ है, हिंदी से ही सबका मतलब कनेक्शन है एक दूसरे में। और ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लीमेंट्री को एग्जिस्टेंस की प्रोसेस है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सभी लैंग्वेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और जो 14 सितंबर है इसको हिंदी दिवस के फॉर्म में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इंडियन लैंग्वेजेस के बीच में, ये चीज़ कही गई है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही गई है कि अभी देखा जा रहा है कि कई सारे एमपीज जो हैं वो भी अपनी जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें अपनी ओथ्स ले रहे थे इस बार, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि काफ़ी सारे एमपीज भी अपनी मदर टंग को प्रमोट कर रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसमें भी हमने बात की कि मदर टंग में एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हायर एजुकेशन में भी मदर टंग को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि 14 कॉलेजेस हैं 8 स्टेट्स में, जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, उन्होंने कहा कि हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी में भी, इन लैंग्वेजेस में भी अपने कोर्सेज को अवेल करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी बनी है जो यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम कर रही है फॉर ई स्टडी मटेरियल, ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ ट्रांसलेट करेगी इसको। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के ये कहा गया है कि जो हमारा यूथ है उसे प्राउडली
विथ ऑल प्राउड यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी मदर टंग को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे रिलाई नहीं करना चाहिए अदर फॉरेन लैंग्वेजेस पे। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश से ज़्यादा हमें अपनी हिंदी और जो हमारी जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ये चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके हमारे अंदर इन ऑल द सेक्टर्स, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है, इन्होंने भी ये कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये एक आइडिया लिंक करती है नेशनैलिटी से। तो नेशनैलिटी के लिए आपको अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे हिंदी को मेनली प्रमोट किया जा रहा है थ्रू दीज टाइप्स ऑफ एफर्ट्स, लाइक हिंदी दिवस हो गया, नेशनल हिंदी डे हो गया। अच्छा, एक है इंडियन, ये तो हो गया नेशनल हिंदी डे, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल हिंदी डे, तो ये कब होता है? 10 जनवरी को होता है, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को ही? क्योंकि इसी दिन पे सबसे पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदी हुई थी नागपुर में, ठीक है। ये हुई थी कब? 1975 में, 10 जनवरी को, तो ये याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल हिंदी डे अलग है और नेशनल हिंदी डे अलग है। अब देखो, हम जब लैंग्वेजेस की बात करें तो एक क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देख लो क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। 6 लैंग्वेजेस को हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग मिला हुआ है। पहला है तमिल, संस्कृत, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो सबसे रीसेंट वाली उड़िया को ऐड किया गया है और सबसे पुरानी तमिल है। तो तमिल, संस्कृत, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये 6 जो हैं हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला तो ये कि हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए इसके टेक्स्ट की, मतलब इसके पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए 1500 से 2000 सालों की। दूसरी चीज़, यहाँ पे एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट होना चाहिए इसके पास, इसकी स्क्रिप्ट को लेकर या फिर इसकी लैंग्वेज को लेकर। तीसरा है कि लिटरेरी ट्रेडिशन भी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड, तो किसी और कम्युनिटी से बोरोड नहीं हो, किसी और लैंग्वेज से बोरोड नहीं हो, खुद का ओरिजिनल लिटरेचर हो इसका। और लास्ट में क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, तो मॉडर्न और जो पुराना लिटरेचर है उसमें एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिले, ठीक है, एक डिस्टिंक्शन देखने को मिले, किस तरह से इवॉल्व किया है उस लैंग्वेज ने, ये देखने को मिले। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं, ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। दिस इज़ अबाउट नेशनल फार्मर डाटाबेस। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमको नेशनल फार्मर डाटाबेस बनाना है, और इसके लिए ये जियो, सिस्को, आईटीसी और एनसीडेक्स, इन सभी के साथ यहाँ पे मिलके इस नेशनल डाटाबेस को बनाना चाहती है। अब इस डाटाबेस की बात करें तो देखो, ये एक तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का, डिजिटलाइज करने का ये एक एफर्ट है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज को इन्फ्यूज कर सकें एग्रीकल्चर में, सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ सके, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे सॉइल कंडीशंस को वगैरह, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेजेस हैं, इन सभी को मॉनिटर किया जाएगा, इनमें फार्मर्स की हेल्प की जाएगी, गाइड किया जाएगा फार्मर्स को थ्रू दिस डाटाबेस, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज को इसमें इंक्लूड करके। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत ही एक एफर्ट है, एग्री स्टैक के अंतर्गत ये एक एफर्ट है। एग्री स्टैक क्या है ये भी हम देखेंगे। तो नेशनल फार्मर डाटाबेस में बेसिकली होगा क्या, 5.5 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे लिंक किया जा रहा है इस डाटाबेस में, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है इस डाटाबेस में इंक्लूड की जा रही है। और सेंटर ने ये कहा है स्टेट्स को कि आप अपने यहाँ की जो लैंड मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स हैं, इनको भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए, सो दैट हम 8 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे लिंक कर सकें इस नेशनल डाटाबेस से। तो देखो, नेशनल फार्मर डाटाबेस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डाटाबेस बनवा रही है, और ये कैसे बनवाएगी? यूजिंग डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स के बेसिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर डाटाबेस बना रही है, ठीक है। और ये जो बना रही है, इसमें सिर्फ लैंड ओनिंग फार्मर्स होंगे। अभी जो लैंड लेस फार्मर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, टीनेंट फार्मर्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये बेसिकली क्यों बनाई जा रहा है? टारगेटेड सर्विस डिलीवरी के लिए, हायर एफिशिएंसी के लिए इसको बनाया जा रहा है, सो दैट सीधे फार्मर्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप उनको सीधे सर्विस डिलीवरी कर सकोगे। और इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकेगा, सॉइल एंड प्लांट हेल्थ एडवाइजरीज जारी की जा सकेंगी, वेदर एडवाइजरीज जारी की जा सकेंगी, इरिगेशन फैसिलिटीज दी जा सकेंगी, मार्केट एक्सेस इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी जो यहाँ पे फैसिलिटीज होंगी वो दी जा सकेंगी फार्मर्स को डायरेक्टली यूजिंग दिस नेशनल फार्मर डाटाबेस, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कोर एग्री स्टैक जो प्रोग्राम है हमारा, इसका कोर की तरह यहाँ पे एक सर्व करेगा ये नेशनल फार्मर डाटाबेस। तो एग्री स्टैक क्या है? तो देखो, ये बेसिकली कलेक्शन होगा टेक्नोलॉजी और डिजिटल डाटाबेस का। तो जब आप टेक्नोलॉजी और डाटाबेस, डिजिटल डाटाबेस को आप इन्वॉल्व कर दोगे फार्मिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसको कहोगे आप एग्री स्टैक, ठीक है। और इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? हर फार्मर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। तो एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो उनके आधार नंबर से लिंक्ड होगा, और इसी के बेसिस पे उस फार्मर को जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। और जो डाटा कलेक्ट होगा एग्री स्टैक से, उसमें पर्सनल डिटेल्स होंगी, प्रोफाइल होगी लैंड की, ठीक है, और प्रोडक्शन डिटेल्स होंगी, फाइनेंशियल डिटेल्स होंगी, ये सब कुछ होगा। तो ये ओवरऑल एक एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करने का, मॉडर्नाइज करने का एक एफर्ट है, एग्री स्टैक और नेशनल फार्मर डाटाबेस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अच्छा,
एक चीज़ मैं बता दूं कि आज एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन मिलता है प्रमोशन में, ठीक है, तो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है छोटा सा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे उसको कल, ठीक है। अच्छा, अब कल के क्वेश्चन देख लो, एनजीटी और सीपीसीबी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनजीटी जो है ये एक एक्ट से स्टैब्लिश हुआ है, जबकि सीपीसीबी इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये गलत स्टेटमेंट है। एनजीटी जो है वो एनजीटी एक्ट से हुआ है जो 2010 का था, ठीक है, तो ये एक एक्ट से बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीपीसीबी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है, वाटर एक्ट जो है 1974 का, इससे बना था सीपीसीबी, ठीक है, तो ये याद रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन व्हाइल सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट सही है। एनजीटी जो है मेनली डिस्प्यूट्स को लेकर आता है, जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करता है, एनवायरमेंट जस्टिस का काम करता है, जबकि सीपीसीबी जो है काम करता है साफ वगैरह करने का, स्ट्रीम्स को, वेल्स को, इन सबको साफ करता है, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि सीपीसीबी भी एक एक्ट से बना हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है यहाँ पे सिर्फ। फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके बारे में बताना है। पहला है इट वाज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015, तो ये गलत है, ये 2014 का अलायंस है, ठीक है, 2014 की जो क्लाइमेट समिट हुई थी उसमें ये इनिशिएटिव लिया गया था, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। दूसरा है मेंबरशिप जो है इसकी, ये डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, तो ये सही है, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है इसके अंतर्गत। और इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ CSA, तो देखो इस अलायंस को बनाने में इंडिया इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था फाउंडेशन में, तो ये गलत है। हालांकि इंडिया एक पार्टी है इस अलायंस की, लेकिन इंडिया का फाउंडेशन में कोई एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं था, तो यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बात करते हैं, ट्रैफिक की बात की है। ट्रैफिक क्या है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। तो देखो बेसिकली ये ट्रैफिक करता क्या है, जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का, इसको रेगुलेट करने का काम करता है, एक नेटवर्क की तरह काम करता है। और ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं बनाया गया है, ये IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बनाया था, ठीक है, तो ये याद रखना 1976 में इसको बनाया गया था। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो वाइल्ड एनिमल्स में ट्रेड हो रहा है वो कंजर्वेशन के लिए हानिकारक नहीं है, ये कहा है सेकंड स्टेटमेंट में, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, पॉल्यूशन असर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अगर आपको मेजर करना है कि पॉल्यूशन कितना है किसी भी इकोसिस्टम में, तो आपको उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखना पड़ेगा। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसमें पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है, तो ये आपका आंसर है सी यहाँ पे। सो आज के क्वेश्चन हमारे देख लो, ये आज के क्वेश्चन है, ये बेस्ड है पॉलिटी पे, ठीक है, टुडेज क्वेश्चन नहीं है। बेस पहला है पार्लियामेंट के बारे में, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में है, दूसरा है राइट्स एंड ड्यूटीज के रिलेशनशिप के बारे में, और तीसरा है डेमोक्रेसी की जो सुपीरियर वर्च्यू है वो किस में लाया करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा तो मेंस का क्वेश्चन और जो ये 3 क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के, इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। जो अभी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं वो मेंस का क्वेश्चन मत लिखना, अभी सिर्फ प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में, और पार्टिसिपेट जरूर करना। कल बहुत कम रिप्लाईज आए हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड पार्टिसिपेशन टुडे, ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।